सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। काफी ज्यादा स्कोरिंग है ये चैप्टर, काफी ज्यादा सिंपल है। अगर इसे एकदम बेसिक से उठा के एडवांस लेवल तक पढ़ा जाए तो ये आपका फेवरेट चैप्टर भी हो सकता है प्लांट फिजियोलॉजी का। टोटली टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर, टोटली कंसेप्चुअल चैप्टर, रटने का कुछ भी नहीं है। कुछ एक डेट्स हैं, कुछ एक साइंटिस्ट के नाम है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें समझने लायक हैं। तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे 3 वीडियोस के अंदर। आज मैं आपको सारे के सारे बेसिक जनरल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का एक नया आयाम कायम किया। हमें यह बताया कि फोटोसिंथेसिस के आखिर अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, किस हिसाब से वो काम करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट रिएक्शंस इन सेकंड वीडियो एंड डार्क रिएक्शन इन द थर्ड वीडियो। तो 3 वीडियोस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की शुरुआत करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर अप, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस अबाउट द पेड कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग ऑन मार्क्स अप लर्निंग एप्लीकेशन। हमारा 100 डेज क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और उसके अलावा दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, हमारा ड्रॉपर्स बैच भी आ चुका है। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पर भी पढ़ सकते हैं, एज वेल एज आप एक कंबाइंड बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हर वीडियो कोर्स के साथ आपको हमारी टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है वर्थ ₹999। सो प्लीज मेक श्योर टू ग्रैब दिस ऑफर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप एक बार जाके चेक जरूर करें। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं यार मुद्दे की बात पर। फोटोसिंथेसिस आखिर होती क्या है। जैसा कि हम लोग हमेशा किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उसके नाम को अच्छे से खंगालते हैं, उसके नाम के अंदर से कुछ कंसेप्ट्स को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही हम लोग यहां पर भी करेंगे। फोटोसिंथेसिस में अगर आप ठीक से पहचानने की कोशिश करें, आपको 2 शब्द मिलेंगे। पहला जो शब्द है यह है फोटो, और दूसरा जो शब्द है यह है सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। और यहां पर जो मेन लाइट आती है आपके पास, वो कहां से आती है? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट कौन है? आपका बेसिकली जो सबसे ज्यादा लाइट देता है दैट इज सन, जिसकी एनर्जी को हम लोग लेवरेज कर सकते हैं। और सिंथेसिस का मतलब है टू मेक, यानी सन की एनर्जी को लेकर के, लाइट की एनर्जी को लेकर के हम लोग कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। इसीलिए जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक। वो लाइट की एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिज्म कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, वो एक इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज करके दूसरे ऑर्गेनिक केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? यूजुअली फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, और उस बेसिस पर वो अपना खाना तैयार कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना सकते। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये सारे के सारे एनिमल्स खाना कहां से लेते हैं? ये सारे के सारे एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड करते हैं, या एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बोलें तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो प्लांट जो खाना बनाएगा, साइनोबैक्टीरिया जो खाना बनाएगा, फाइटोप्लैंक्टन जो खाना बनाएगा, माइक्रो एल्गा जो खाना बनाएंगी, उस खाने को इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स, उस खाने को इस्तेमाल करते हैं फंगस। तो ये वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसकी हेल्प से खाना तैयार किया जाता है एक प्लांट के द्वारा। ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी यहां पर फिजिकल रिएक्शंस एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं, जिनके बारे में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनको खाना चाहिए, तब ये सर्वाइव कर पाएंगे। और वो खाना कहां से आता है? यूजुअली सनलाइट की हेल्प से सिंथेसाइज किया जाता है। इसीलिए सनलाइट को या सन को यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, कि धरती पर जो मेन एनर्जी आ रही है वो सन की कृपा से आ रही है, सूर्य देवता की कृपा से आ रही है, और उसके बाद हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू फूड। प्लांट अपना खाना बनाते हैं, प्लांट को फिर एक एनिमल खाता है, जिसे हम हर्बीवोर कहते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा सकता है। एंड उसके बाद उस हर्बीवोर को एक कार्निवोर खाता है, जिसे हम मांसाहारी एनिमल कहते हैं, यानी कि कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। तो सन से जो एनर्जी आई वो आपकी लाइट एनर्जी थी, जो कन्वर्ट हो गई इनटू केमिकल एनर्जी बाय अ प्लांट। प्लांट से एनर्जी वो ट्रांसफर हो गई एनिमल के अंदर, हर्बीवोर के अंदर। हर्बीवोर से वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई कार्निवोर के अंदर, और कार्निवोर से वो चली गई टॉप कार्निवोर के अंदर। इस हिसाब से ये जो फूड साइकिल है, ये जो फूड चेन है सॉरी, वो चलती रहती है। और एक इंडिविजुअल से अगले इंडिविजुअल तक, अगले लेवल तक ये एनर्जी पहुंचती रहती है।
फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है मेरे दोस्त कि यहां पर हमें खाना मिलता है जो कि पूरी दुनिया का आधार है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, यानी हमें ऑक्सीजन मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन को यहां पर प्लेस करने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि यहां पर आप इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि CO2 एंड H2O को इस्तेमाल करते हैं। CO2 और H2O को इस्तेमाल करते हैं आप लोग, यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको सनलाइट की, एज वेल एज ग्रीन प्लांट्स में आपको जरूरत पड़ेगी पिगमेंट की जैसे कि क्लोरोफिल, ये हम एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। और आपका यहां पर जो CO2 है दैट इज इनऑर्गेनिक कार्बन, ये ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है जैसे C6H12O6, यानी यहां पर आपको मिल चुका है ग्लूकोज, यहां पर आपको मिल चुका है कार्बोहाइड्रेट, फूड कहते हैं हम इसे प्लांट के केस में। और इसके साथ हमें क्या मिला है, एक बाय प्रोडक्ट विच इज ऑक्सीजन, यानी जो सांस हम लेते हैं ना, वो सांस, वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है। और जो CO2 हम लोग छोड़ते हैं एनवायरमेंट में विच इज टॉक्सिक फॉर अस, उस CO2 को इस्तेमाल करके प्लांट आपका ग्लूकोज बना देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तभी आपका कार्बन लेवल जो है कंट्रोल में रहेगा अर्थ का, और तभी आपकी ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि प्लांट क्या करता है, हम जो CO2 छोड़ रहे हैं आसपास के वातावरण में उसको ले लेता है, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है एंड अल्टीमेटली इट यूज टू कन्वर्ट इट इनटू फूड। अगर कोई टॉक्सिक चीज को इस्तेमाल करके खाने में कन्वर्ट कर दे रहा है तो उससे ज्यादा बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती, और ये काम करते हैं हमारे लिए प्लांट्स। इसलिए कहा जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा पेड़ लगाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारा एनवायरमेंट ज्यादा शुद्ध होगा, ज्यादा साफ होगा। अब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। देयर आर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव डन इन आवर चाइल्डहुड टू प्रूव कि क्या क्या चीजें फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो लाइट की प्रेजेंस हो, चाहे वो क्लोरोफिल हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो वाटर हो, हर चीज जो कि जरूरी है फोटोसिंथेसिस के होने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। जैसे कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। मैं डायरेक्टली आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। यहां पर क्या है मेरे दोस्त, आपने एक लीफ ली, आपने एक लीफ ली, इस लीफ का जो आधा पार्ट है उसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर लगा दिया, काले कलर का मैंने पेपर लगा दिया। अगर मैंने इस लीफ के ऊपर काले कलर का पेपर लगा दिया है मेरे दोस्त, तो ये जो नीचे वाली आधी लीफ है इसके ऊपर लाइट नहीं आ सकती। भाई जाहिर सी बात है, मैंने पेपर लगा दिया है तो लाइट डायरेक्टली यहां पर नहीं स्ट्राइक कर पाएगी। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, ब्लैक पेपर लगा दिया है, जिसकी वजह से ये लीफ हो चुका है कवर्ड। अब ये जो लीफ है, आधा पार्ट जो है, इस पे सिंस सनलाइट ही नहीं आई तो क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी? बिना सनलाइट के तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो यहाँ कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर कोई ग्लूकोज नहीं बना तो क्या यहाँ पे कोई चीज स्टोर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे कोई स्टार्च भी नहीं बनेगा। यानी जब आप स्टार्च टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आएगा इस काले पेपर के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको ऊपर वाले पार्ट की बात बताऊं तो ये जो पार्ट है ये ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं है, ये एक्सपोज्ड पार्ट है। और ये जो एक्सपोज पार्ट है यहां पर फोटोसिंथेसिस होगी तो आपका ग्लूकोज बनेगा। और अगर आपका ग्लूकोज बनेगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, और अगर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। यानी ऊपर वाला जो लीफ है आधा, उसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया क्योंकि वो लाइट के कांटेक्ट में था, और नीचे वाला जो पार्ट है उसमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया क्योंकि वो लाइट के कांटेक्ट में नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगता है कि लाइट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ग्रीन प्लांट ही और ग्रीन प्लांट पार्ट ही ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने उसे ब्लैक कर दिया ना, ब्लैक पेपर से कोट करके, तो फोटोसिंथेसिस नहीं शो कर पाया क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ पाई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि ग्रीन कलर के पिगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पता लगा। इसे कहा जाता है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक और बहुत खास एक्सपेरिमेंट है जिसे कहा जाता है आपका मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है, मॉल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको किया था प्रेजेंट। तो मॉल नाम का साइंटिस्ट जो है, इसको आप यहां पे इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, ये बन गई आपकी टेस्ट ट्यूब। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है मेरे दोस्त, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपकी KOH सोक्ड कॉटन, यानी यहां पर मैंने रुई डाली है, और वो रुई मैंने किस में भिगो दी थी? KOH में भिगो दी थी। तो इसे मैं क्या लिख देता हूं, KOH सोक्ड कॉटन।
KOH सॉफ्ट कॉटन। और मैं क्या कर देता हूं, इस टेस्ट ट्यूब को कर देता हूं बंद। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने पत्ती ली पतली सी, उसके आधे पार्ट को मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और आधे पार्ट को बाहर रहने दिया। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, ये जो आधी लीफ अंदर है ना टेस्ट ट्यूब के, ये क्या करती है, ये अब CO2 नहीं इसमें आ पाएगा। क्यों? क्योंकि KOH सोक्ड कॉटन का क्या काम है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर वाले पार्ट में तो कोई CO2 बचेगी ही नहीं, तो इस पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में देयर वुड बी नो CO2। अगर CO2 ही नहीं है तो मेरे दोस्त आपका फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? वो तो मेन चीज है ना जो कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगी। इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करना है। अगर यहां CO2 ही नहीं है तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो नो CO2, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, नो ग्लूकोज, नो ग्लूकोज, नो स्टार्च, नो स्टार्च, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव। मानते हो? स्टार्च टेस्ट नेगेटिव। वहीं अगर आप ऊपर की लीफ की बात करें तो ऊपर की लीफ में CO2 इज प्रेजेंट, CO2 इज प्रेजेंट तो फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट तो ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड, ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड तो स्टार्च विल बी फॉर्म्ड, स्टार्च विल बी फॉर्म्ड तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव। क्या पता लगा भैया यहां से कि CO2 है तभी आपका फोटोसिंथेसिस होगा। इस एक्सपेरिमेंट से, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से मुझे यह पता लगा कि CO2 है तो ही आपका स्टार्च बनेगा, CO2 नहीं है तो स्टार्च नहीं बनेगा। बात यहां पर खत्म हो जाती है। ये आपका मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसके अलावा और एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी आती गई कि फोटोसिंथेसिस क्या है, किस हिसाब से काम करती हैं सारी की सारी चीजें, किस हिसाब से सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं। ऑल दीज थिंग्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रूशियल। ईच एंड एवरीथिंग gave us a new insight of what this process is all about। हर चीज से कुछ नई चीजें हमें पता लगने लगी और बेहतर लेवल पे हम लोग बढ़ते चले गए। अर्ली एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो पहला एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ प्रिस्ले साहब ने। प्रिस्ले साहब ने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी करी थी 1774 में। यह क्वेश्चन आपका ऑलरेडी नीट में आ चुका है। इसके अलावा जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी थी? जोसेफ प्रिस्ले साहब ने करी थी। और 1770 में, सिंस ये ऑक्सीजन पे काम कर रहे थे, मतलब एयर पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में हमें बताया कि हवा की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। राइट, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये घंटी जैसा जार आपको दिखाई दे रहा है ग्लास का, देखो घंटी आपकी ऐसी होती है, राइट? ऐसा इन्होंने एक जार ले लिया ग्लास का ट्रांसपेरेंट, इसलिए इसे बोला गया बेल जार एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसकी जार की शेप बहुत ही ज्यादा अनकॉमन थी। यूजुअली ऐसे जार इस्तेमाल नहीं होते। जैसे आपने डार्विन साहब के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो स्वान नेक की वहां पर फ्लास्क ली गई थी, तो उसे स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट बोला गया। तो जैसा ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना काफी बार हम, उसी हिसाब से इनका नाम भी रख देते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैंने एक चूहा रख दिया है बेल जार के अंदर। अब चूहा क्या करेगा, देखो बेल जार क्लोज है एकदम। अगर बेल जार क्लोज है तो उसमें क्या हम कह सकते हैं कि लिमिटेड ऑक्सीजन है। यस, चूहा बार बार जब सांस लेगा तो वो ऑक्सीजन को लेता जा रहा है और CO2 छोड़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि अब सारा का सारा ऑक्सीजन जो था उस बेल जार में वो तो ले लिया है चूहे महाराज ने और CO2 सारी छोड़ दी है। अब अगर सारी की सारी CO2 ही बची है आसपास वातावरण में तो अगली बार CO2 लेनी पड़ेगी। CO2 है टॉक्सिक, चूहे की सफोकेशन से हो जाती है मौत। सिमिलरली आपको पता है कि आग जब लगती है तो उसको जलाने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। और आग को बुझाने में कौन हेल्प करता है? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, जो आग बुझाने के यंत्र आते हैं उनके अंदर जो कौन सी गैस होती है? CO2। CO2 क्या करती है? आग और ऑक्सीजन के बीच में एक परत बना लेती है नीले कलर की और अल्टीमेटली उनके कॉन्टैक्ट को तोड़ देती है, क्योंकि और ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो आग और बढ़ती रहेगी। तो CO2 का काम यही है कि आग जो लगी हुई है और ऑक्सीजन जो है उसके बीच में एक लेयर बन जाए, यानी ऑक्सीजन आग को लगाने में हेल्प करता है। तो जब आपने कैंडल जलाई बेल जार के अंदर तो वही बात है यार, लिमिटेड ऑक्सीजन थी, तो जब तक ऑक्सीजन थी तब तक कैंडल जली, बाद में कैंडल बुझ गई क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो यहां पर ए और बी जो आपका डायग्राम दिखा रखा है, इनमें आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन हो गई आपकी खत्म।
अब इन्होंने क्या रखा, मिंट प्लांट रखा। अब आप बोलोगे सर मिंट प्लांट ही क्यों रखा, कोई और प्लांट भी तो रख सकते थे। यार बेल जार का साइज बहुत छोटा था, तो आसपास जो भी छोटे प्लांट थे ना, पौधे थे, उनको रखना मुनासिब समझा। ओके, प्रिस्ले साहब ने, तो उन्होंने मिंट प्लांट को चूज किया, उनके आसपास मिंट प्लांट मौजूद था, उन्होंने बेल जार में रखा। अब मिंट प्लांट क्या करता है, प्लांट क्या करेगा, जो ये चूहा CO2 छोड़ रहा है, जो ये कैंडल CO2 छोड़ रही है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बदले में ऑक्सीजन दे देगा, और उस ऑक्सीजन को चूहा और कैंडल ले लेंगे। मतलब एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया ना, तो प्लांट भी जिंदा रहेगा, कैंडल भी जलती रहेगी, चूहा भी मस्त मौज में रहेगा। ये सारी चीजें क्यों हो पाई, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। यहां पर प्रिस्टले साहब का यह कहना था कि प्लांट जब आपने रखा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो जो खराब एयर थी ना, जो चूहे और कैंडल ने एयर को खराब कर दिया था, डिप्लीट कर दिया था, पॉल्यूट कर दिया था, खत्म कर दिया था, वो एयर रिस्टोर होने लग पड़ी। राइट, तो इनका ये कहना था। तब तक उन्होंने ये नहीं बताया था कि CO2 लिया, O2 छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं बोला था। इन्होंने बोला कि एयर को इंप्योर कर देते हैं चूहा और कैंडल, उस इंप्योर एयर को प्योर करता है प्लांट, उन्होंने ये बोला। फिर बाद में उन्होंने जब ऑक्सीजन डिस्कवर करी, उस टाइम पर काफी सारे साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे दैट यस, कि ये जो गैस है ना, ये बाद में जब ऑक्सीजन का नाम आया कि ऑक्सीजन है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बेल जार एक्सपेरिमेंट डन बाय जोसेफ प्रिस्टले साहब। अब एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिमिलर सेटअप को यूज किया, बेल जार को, बेल जार के अंदर पौधा रखा। इन साइंटिस्ट का नाम था जॉन इंजनहाउस। तो इंजनहाउस साहब ने क्या बताया, अब इन्होंने बताया, जैसे प्रिस्टले साहब ने बताया रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस, कि एयर प्योर होगी बाय प्लांट, तो प्लांट आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा जो हम आज जानते हैं, और इंप्योर एयर को वो लेकर के फूड में कन्वर्ट करता है। यहां पर क्या हुआ, जो आपका बेलजार सेटअप था उस जैसा ही सेटअप बना करके जॉन इंजनहाउस साहब ने एक बार तो उस बेलजार को डार्क में रखा, और एक बार उस बेलजार को सनलाइट में रखा, यानी वंस इन डार्क वंस इन सनलाइट। तो क्या हुआ, इन्होंने लाइट की महिमा को जानने की कोशिश की, इन्होंने लाइट की इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश की कि लाइट का क्या रोल है चीजों को करवाने में। तो इन्होंने यह बताया कि सनलाइट एसेंशियल है। कैसे बताया, इन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट लिया रिसर्च के लिए जिसका नाम था हाइड्रिला। ओके, हाइड्रिला प्लांट लिया। अब जो हाइड्रिला प्लांट लिया, इन्होंने देखा कि जब उसे इन्होंने सनलाइट में रखा तो छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं उस प्लांट के चारों ओर। ये बुलबुले किस चीज के थे, ऑक्सीजन के थे। मैंने आपको रिएक्शन बता रखा है दोस्त, कि जब आपका CO2 और वाटर को इस्तेमाल करके आपका फोटोसिंथेसिस होगा, तो एक तो आपका ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, प्लस आसपास क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा ना। तो इस ऑक्सीजन के बबल आपको दिखाई दे रहे थे, यानी जब आपने प्लांट को सनलाइट में पुट किया तो बबल्स निकल रहे थे, इसका मतलब ऑक्सीजन बन रही है। और ऑक्सीजन कब बनेगी, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। कहने का मतलब है कि जो ग्रीन प्लांट पार्ट थे, इनके आसपास से ऑक्सीजन निकल रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि ग्रीन पार्ट और सनलाइट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जबकि जब इन्हें डार्क में रखा गया प्लांट को, तो कोई बबल्स नहीं निकले, यानी जब सनलाइट ही नहीं है तो कोई बबल नहीं निकलेंगे, यानी कोई ऑक्सीजन नहीं निकल रही, यानी कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, यानी कि सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आपकी जॉन इंजनहाउस ने बताई थी। 1854 में फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक। तो सैक का मतलब क्या होता है, SAC वाले सैक का मतलब होता है एक बोरी, राइट, या फिर एक जो हम बोलते हैं सामान डालने का एक बेसिकली क्लोथ कंटेनर। तो ये जो सैक है इसमें चीजें फिल्ड होती हैं। सिमिलरली यहां पर आपके क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फॉर फोटोसिंथेसिस, ये इन्होंने बताया। प्लस उसके अंदर सामान क्या भरा होगा, चीजें किस फॉर्म में स्टोर होंगी। जॉन जूलियस वॉन सैक साहब ने बताया कि ग्लूकोज आपका बनता है फोटोसिंथेसिस से। फिर ये ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं पड़ा रहता क्योंकि ग्लूकोज एक्टिव है, हमें क्या करना है, स्टोरेज के लिए इसे इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ग्लूकोज के फॉर्म में चीजें फॉर्म होंगी, स्टार्च के फॉर्म में चीजें स्टोर होंगी, और ये जो प्रोसेस है ये कहां पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होगा। ये तीन बातें किन्होंने बताई, सैक साहब ने बताई। तो जैसे सैक के अंदर चीजें आप फिल करते हो, वैसे ही प्लांट के अंदर क्या फिल किया हुआ होता है, खाने पीने का सामान। वो क्या है, स्टार्च है। किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। कहां बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। तो जो तीनों रिलेटेड बातें थी ना, कि ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च में कन्वर्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होंगे, ये तीनों रिलेटेड बातें किसने बताई, वॉन सैक साहब ने बताई 1854।
दिस इज द मोस्ट एलिगेंट एक्सपेरिमेंट दैट आई हैव एवर सीन। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन साहब, मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूं। जब पहली बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट सुना, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट साइंस। साइंस के लिए मेरी जिज्ञासा, मेरी रुचि, बायोलॉजी के लिए इज्जत और बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने जो छोटे छोटे लॉजिक्स को इस्तेमाल करके इतनी बड़ी चीज डिस्कवर की है, जब आप उसको सुनोगे तो दिमाग के कपाट खुल जाएंगे दोस्त। दिमाग की जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगी कि कैसे छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को यूज करके आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक कंसेप्ट इज देयर। इसलिए आपसे कहा जाता है हमेशा बेसिक्स पर अलाइन रहो, हमेशा चीजों को गौर से पढ़ो, गौर से सुनो। क्यों? क्योंकि वही छोटी चीजें, अब देखना इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं आएगी, लेकिन दिस एक्सपेरिमेंट हैज गिवन अस समथिंग वेरी 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 इनक्रेडिबल। सो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन साहब ने लाइट स्प्लिट एक्सपेरिमेंट करी। हम में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने प्रिज्म में लाइट स्प्लिट करा के ना देखी हो। प्रिज्म पे आप व्हाइट लाइट डालो, आपका पूरा स्पेक्ट्रम फट जाएगा, यानी विबग्योर के फॉर्म में आपको 7 कलर्स दिखाई देने लगेंगे। ये हम सब जानते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रिज्म लिया, लाइट को स्प्लिट किया और उसके पास रख दिया ग्रीन अलगा जिसका नाम था क्लेडोफोरा। तो क्लेडोफोरा नाम की जो ग्रीन एल्गी है, पहली बात तो ये याद रखना है कि क्लेडोफोरा का इस्तेमाल किया गया था। और उसके आसपास रख दिए एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं। यानी ये वहां आपको मिलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया जहां से ऑक्सीजन निकल रही होगी। और ऑक्सीजन कहां से निकल रही होगी? जहां फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। तो छोटे छोटे कंसेप्ट को इन्होंने जोड़ दिया कि मैं लाइट डालूंगा प्रिज्म के ऊपर। अब देखो, बहुत गौर से सुनना यार। अब क्या हुआ देखो, यहां पे एक प्रिज्म बना देता हूं मैं सबसे पहले। ये एक प्रिज्म है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैंने जब एक व्हाइट लाइट की रे डाली इस प्रिज्म के ऊपर, तो व्हाइट लाइट की रे आपकी अलग अलग कलर्स में फट गई। विबग्योर में फटी, तो यहां पर क्या है? ये वॉयलेट है। फिर ये आपका इंडिगो है, लेट्स से। ओके, इंडिगो यहां पे मिल नहीं रहा है तो कुछ और बना देते हैं, लेट्स से वी आई। फिर आपका बी है ब्लू, जी है आपका ग्रीन, वाई है आपका येलो, ओ है आपका ऑरेंज और आर है आपका रेड। ये विबग्योर में फट गया। अब देखो, अब इन्होंने कहा कि इस विबग्योर के पास मैं क्या रख दूंगा? इस विबग्योर के पास मैं रख दूंगा आपका क्लेडोफोरा। तो इन्होंने यहां पे क्लेडोफोरा को ग्रो करा दिया। ठीक है, इन्होंने क्लेडोफोरा को ग्रो करा दिया। अब ये क्लेडोफोरा है, ये किस किस रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी? उस रीजन में ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा। भाई जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा। यहां पर इन्होंने क्या देखा कि ब्लू और रेड जो लाइट है, ओके, ब्लू और रेड जो लाइट है, यहां पर सबसे ज्यादा बबल बन रहे हैं। ब्लू और रेड लाइट पर सबसे ज्यादा बबल बन रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर अगर बबल ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, तो यहां पर आपके एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा जमा होंगे। उसी से तो हमें पता लगा यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा जमा है। तो हमें ऑक्सीजन निकलती हुई तो दिखाई नहीं दी, हमें इस बात से पता लगा कि एरोबिक बैक्टीरिया कहां जमा है ज्यादा। वहीं से हमें पता लगा कि भैया यहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी। एंड हमें दुनिया का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम मिला। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब किस रीजन में ज्यादा एक्शन होता है। एक्शन का मतलब फोटोसिंथेसिस, कहां पे तगड़े रिएक्शंस हो रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस सबसे तगड़ी कहां पर हुई? जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही होगी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर निकल रही होगी? कैसे पता लगा है? जहां पे सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया कहां ग्रो कर रहे थे? बी और आर पे, यानी ब्लू रीजन पे और आपका रेड रीजन पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि ब्लू एंड रेड जोन्स आर फोटोसिंथेटिकली मोस्ट एक्टिव रीजन? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ब्लू और रेड फोटोसिंथेटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव रीजन्स में माने जाते हैं। रेड, अगर दोनों में से एक आपको चूज करना हो तो रेड थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव रहता है। और यहां पर जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी हम लोग बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब किस रीजन में सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करी जाती है। ओके, तो कौन से वेवलेंथ की लाइट कौन सा पिगमेंट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको मैं आगे दिखाऊंगा। दिस वॉज टी.डब्ल्यू. इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। यहां पे इन्होंने क्लेडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया के इस्तेमाल से बता दिया कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, यानी ब्लू और रेड रीजन सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम हमें जो है
वर्ल्ड का पहला देखने को मिला बाय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन साहब। अब अगर आप देखें कि पूरी हमने क्या बात करी और एम्पेरिकल इक्वेशन यानी एकदम स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वेशन लिखें तो आपको यह मिलेगा कि CO2 और H2O इनका इस्तेमाल करके, लाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके आपने CH2O एंड O2 बना लिया, ऑक्सीजन आपका रिलीज हो गया और आपने CH2O यानी ग्लूकोज बना लिया। इस इंपेरिकल इक्वेशन को अगर आप थोड़ा और हाईलाइट करके लिखना चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6H2O हो गया, 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6H2O हो गया, ठीक है। लाइट आ गई, क्लोरोफिल आ गई, C को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा C6, H2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा H12, O को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा O6 प्लस O2 6O2। ये हमारी क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर आप सनलाइट लगा दो और नीचे आप क्लोरोफिल लगा दो, बात खत्म हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट। अब एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट आए, माइक्रोब्स पे रिसर्च करने वाले, जिनका नाम था कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस वॉन नील साहब ने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया और इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, बट यहां पे हमें चीजों को रिड्यूस करना रहता है। तो हाइड्रोजन हमें भेजने होंगे फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर दे। CO2, यहां पे कार्बन पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और 2 ही ऑक्सीजन लग सकते हैं मैक्सिमम, तो ये क्या है? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। यहां पे एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, जबकि अगर आप C6H12O6 लेते हैं तो यहां पे एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन है, C6 है, O6 है। यहां पे एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन थे, यहां पे एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन है, तो ये रिड्यूस हो गई ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गए। प्लस H12, हाइड्रोजन भी तो कितने सारे आ गए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन, तो ये रिड्यूस हो जाती है मेरे भाई। अब देखो यहां पर एक जनरल इक्वेशन दी कॉर्नेलियस साहब ने कि H2O की जगह ना CO2 प्लस H2O था, इन्होंने क्या किया? H2A लिख दिया। इन्होंने बोला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस हिसाब से रिएक्शन पूरा होगा। इन्होंने क्या बोला कि H2A है, अगर ये H2O हुआ यानी A की जगह O है, तो यहां पे 2A की जगह क्या आ जाएगा? 2A की जगह आ जाएगा 2O, 2O को O2 लिख सकते हैं। यानी अगर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो आप फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, लेकिन दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज करे ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर आप इसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हो, राइट। जहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बट समझ लो यहां पर H2S का मैंने इस्तेमाल किया है, तो यहां पर 2A की जगह क्या बनेगा? 2S यानी H2 बनेगा या फिर सल्फेट बनेगा। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन तो निकला नहीं अब इसमें, तो इट इज एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये बात हमारे कॉर्नेलियस वॉन नील साहब ने बताई कि डिपेंड करता है कि आपका हाइड्रोजन दे कौन रहा है। H2S भी हाइड्रोजन दे सकता है, H2O भी हाइड्रोजन दे सकता है, और इसी बेसिस पे पता लगेगा कि आपकी ऑक्सीजन रिलीज होगी या नहीं, यानी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होगी या एनऑक्सीजेनिक होगी। तो अगर वाटर हाइड्रोजन डोनर है तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। और अगर H2S हाइड्रोजन डोनर है तो या तो सल्फर बन जाएगा या सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। यहां पर इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि ऑक्सीजन जो है ये आपका जब निकलेगा तो ये वाटर से निकलेगा, ना कि CO2 से। और ये कैसे प्रूव किया? रेडियो आइसोटोपी का इस्तेमाल करके। यानी ये जो वाटर का ऑक्सीजन है ना, इसको आपने रेडियो लेबल कर दिया, ये ऑक्सीजन अलग से दिखाई दे रहा है। तो जब आपका ये ऑक्सीजन बना ना, तो ये भी रेडियो लेबल था। और जो ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं आया आपका रिलीज होने, वो H2O से आया। तो ये बात आपने क्या किया है? प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ रेडियो लेबलिंग, रेडियो लेबलिंग, राइट। इससे आपने ये प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो वाटर से होती है, ओके। इसीलिए कॉर्नेलियस वॉन नील साहब ने जो इक्वेशन दी उसमें H2A लिखा हुआ था और A2 रिलीज हो रहा था, यानी H2O है तो O2 रिलीज होगा, यानी
वाटर से लेना देना है, ऑक्सीजन का CO2 से कोई लेना देना नहीं। अब फोटोसिंथेसिस होती कहां पे, ये हम ऑलरेडी यार सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम डिटेल में जान चुके हैं, एक और बार मैं आपको अपने हाथों से बनाकर दिखा दूंगा। मीजोफिल सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, और उन मीजोफिल सेल्स के कॉर्नर पे यहां ऐसे ऐसे क्या लगे रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट लगे रहेंगे। चारों ओर क्यों लगे हुए हैं दोस्त, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये आपका क्या कर सके, लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए चारों ओर है, वरना सेंटर पे भी हो सकते थे, लेकिन चारों ओर है तो पहले लाइट स्ट्राइक करेगी, तो ये अलोंग द वॉल्स आपके लगे रहते हैं। एक एक मीजोफिल सेल में 40 से 50 क्लोरोप्लास्ट भी आपके देखे जाते हैं। अब पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं क्लोरोप्लास्ट के, एंड आफ्टर दैट विल गेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाएगा, जो इनर मेम्ब्रेन है इसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे आपके क्या लगे हुए हैं, कॉइन्स लगे हुए हैं, कॉइन जैसे, जैसे एक सिक्का रख दिया है ना किसी ने, इसके ऊपर एक और सिक्का रख दिया है, इसके ऊपर एक और सिक्का रख दिया है, ये जो सिक्कों जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड, इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। और ये 10-12 सिक्के जब एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं ना, तो ये स्टैक ऑफ कॉइन्स बनाते हैं, सिक्कों का एक ढेला बनाते हैं। तो ये जो इकलौता है स्ट्रक्चर इसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ओके, और ये थाइलाकॉइड जब एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं, काफी बड़ा स्टैक जब बना लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेना। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे ग्रेना, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे ग्रेना, जिसमें क्या होती है, बैटरी जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसमें लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना के अंदर। जबकि स्ट्रोमा जो यहां पे आपका, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स थी, वैसे यहां पर स्ट्रोमा है। तो एक ट्रिक है डॉक्टर साहब करके, ठीक है, तुम लोग तैयारी कर रहे हो नीट की, यू वांट कि एवरीबॉडी शुड कॉल यू डॉक्टर साहब, तो डीआर का मतलब है यहां पर डार्क, DARK, तो यहां पे डीआर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, साहब का मतलब है स्ट्रोमा, एस फॉर साहब, एस फॉर स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अल्टीमेटली ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होंगी। क्या होती है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, विल टॉक अपॉन दैट। राइबोसोम से यहां पर कैसे राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम होते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल, क्योंकि स्टार्च के फॉर्म में आपका फूड स्टोर होता है। लिपिड ड्रॉपलेट, लिपिड के फॉर्म में भी फूड आपका थोड़ा बहुत रोक लिया जाता है। और मल्टीपल ग्रेनास को जो कनेक्ट करेगी जगह वो है स्ट्रोमा लेमेली। ओके, अब जैसे ये वाला है आपका ग्रेना और ये दूसरा ग्रेना है, इसके बीच में ये जो जगह जा रही है रेड कलर की, ये क्या है आपकी स्ट्रोमा लेमेली। डन, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और यहां पर सिंस आपका सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होती है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इनका सर्कुलर डीएनए भी होता है। डीएनए के बाद यहां पर इनके खुद के आरएनए भी होंगे, खुद के आरएनए भी होंगे, तो यहां पर खुद के बनाए हुए कुछ प्रोटीन्स भी होंगे। सो अल्टीमेटली यू कैन टैग देम अप, बट इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें पहले से सेल वाले चैप्टर के अंदर पता है। अब देखो यार, यहां पर ग्रेना होता है जिसमें लाइट रिएक्शंस होंगे, और स्ट्रोमा लेमेली जो दो ग्रेना को कनेक्ट करती है, और फ्लूइड होगा हमारे साइटोप्लाज्म की तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरह, जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब यहां पर क्या होगा, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, जो ग्रेना में होंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए यहां पर पिगमेंट्स लगे रहते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो ग्रेना है ना, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट लगे रहेंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर, इस हिसाब से यहां पर क्या लगे रहेंगे, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन, पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑन दिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो जब लाइट आएगी तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के जो पिगमेंट्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ग्रेना में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें हमने बोला लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है, एटीपी और NADPH। NADPH है, पी का मतलब फोटोसिंथेसिस में आ रहे हैं, याद करने का तरीका है, पी का मतलब फॉस्फेट होता है वैसे। NADPH, वैसे आपने रेस्पिरेशन में देखा था ATP एंड NADH, ATP एंड FADH2, यहां पे NADPH है, ये अलग है भाई मॉलिक्यूल, इसमें एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा है। तो एटीपी और NADPH बनते हैं लाइट रिएक्शन में। उन लाइट रिएक्शन को यूज करके जो रिएक्शंस होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, दे आर डार्क रिएक्शन, जिसमें एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इन दोनों के बारे में ही हमें पढ़ना है। सेकंड लेक्चर में पूरा हम लाइट रिएक्शन करेंगे, थर्ड लेक्चर में हम पूरा डार्क रिएक्शन समझ रहे होंगे। ऑलराइट, अब ये देखते हैं कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो पिगमेंट है, जो ट्रैप कर रहे हैं लाइट को, वो कैसे ट्रैप कर पाते हैं, और कितने पिगमेंट्स होते हैं, और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो कितने पिगमेंट हैं,
काफी सारे पिगमेंट है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, इतने पिगमेंट होते हैं। क्यों भाई, क्या जरूरत है? एक पिगमेंट सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? ये इसीलिए होता है क्योंकि हर पिगमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आपका जो विजिबल रीजन है इट इज वेरी वेरी वास्ट। आप अगर एक अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम या फिर 400 से 800 नैनोमीटर की आपकी विजिबल रेंज होती है। तो एक पिगमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, समझ लो एक पिगमेंट ज्यादा से ज्यादा 400 से 550 तक एब्जॉर्ब करता है। भाई 550 से 800 वाली को छोड़ तो नहीं दोगे ना? 550 से 650 को कोई और करेगा, 650 से 750 को कोई और करेगा, 750 से 800 को कोई और करेगा। तो मल्टीपल पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिससे लाइट का एक कतरा भी ना छूटे। विजिबल रीजन की जो लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको हम क्यों ही छोड़ें? कुछ ज़ैंथोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे के पूरे विबग्योर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, ये रीजन है। तो ग्रीन की भी आपने काफी सारी शेड देखी होंगी। आप अपने घर के बाहर निकल जाइए, 4 अलग अलग प्लांट्स को देखिए या एक प्लांट में अलग अलग रीजन्स को देखिए, आपको पता लगेगा कोई पत्ता आपका डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, कोई आपका ब्लूइश ग्रीन है, कोई आपका ब्राइट ग्रीन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं, अलग अलग जो पिगमेंट्स हैं, इनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है, एक रेंज वहां पर मौजूद होती है जिसके बेसिस पर कलर डिफाइंड होते हैं। और इन पिगमेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप एक पेपर लेते हो और आप एक पत्ता लेते हो, उस पत्ते की आप बनाते हो चटनी। ठीक है, पत्ते की चटनी बना दी तो आपको एक पेस्ट मिल गया, उस पेस्ट को यहां पे रख दो। उस पत्ते की चटनी बनाई तो सारी मिक्स चीजें हैं यहां पर, तो मिक्सचर आपने यहां पर रख दिया ऑफ पत्ते की चटनी। अब ये जो मिक्सचर है मेरे भाई, इसको आप रख दो एक बीकर के अंदर, इस पेपर को भी ऊपर से सपोर्ट प्रोवाइड करके। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर ये जो छोटा सा मिक्सचर का डॉट है, अब सिंस आपने इसे बीकर में रखा है तो यहां पर मैं पानी भर देता हूं। वाटर है यहां पर, अगर यहां पर वाटर है ना मेरे भाई, तो ये वाटर क्या करता है, इस पेपर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। राइट, पेपर पोरस होता है तो कैपिलैरिटी एक्शन उसके अंदर हो सकता है, पानी ऊपर चढ़ेगा। राइट, तो पानी ऊपर चढ़ने लगा, अगर पानी ऊपर चढ़ने लगा तो ये पिगमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर वेट एंड एवरीथिंग ऊपर ले जाएगा। समझ लो यहां पर क्लोरोफिल ए को यहां तक पहुंचा दिया, क्लोरोफिल बी को यहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, ऐसे ये जुड़े हुए रहते हैं, मूव करते रहते हैं। फिर इसके नीचे अगर आप देखोगे तो कैरोटीनॉइड को यहां तक पहुंचा दिया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ज़ैंथोफिल को लेट से यहां तक पहुंचा दिया। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, इससे आपके क्या हुए, पिगमेंट्स सेपरेट हो गए। तो क्लोरोफिल ए कैसा है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का, यानी ग्रीन है लेकिन थोड़ा ब्राइट है, ब्लूइश है। क्लोरोफिल बी आपका येलोइश ग्रीन है, यानी थोड़ा लाइट ग्रीन है। ज़ैंथोफिल आपका कंप्लीटली येलो है, और कैरोटीनॉइड जो कैरोट के कलर की होती है, कैरेट के कलर की होती है, वो येलो से येलो ऑरेंज भी हो सकती है, जैसे आपकी गाजर का कलर होता है, वो कैरोटीनॉइड ही प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार के जो कलर्स हैं ये आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। तो क्लोरोफिल ए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा ब्राइट है, ब्लूइश है। क्लोरोफिल बी देन उसके बाद थोड़ा सा डल है, राइट, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन हो जाएगा। देन ज़ैंथोफिल आपका पूरा येलो, और कैरोटीनॉइड कैरेट के कलर का येलो के साथ साथ येलो ऑरेंज भी हो सकता है। अब इन सब के बेसिस पे हम लोग एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं। राइट, तो हम लोगों ने पहले ये नोटिस किया कि क्लोरोफिल ए की जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही थी ना, यानी क्लोरोफिल ए जब मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा था लाइट को, उस रीजन में फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा हो रही थी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा था। यानी क्लोरोफिल ए कहीं ना कहीं मास्टर पिगमेंट है। राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पिगमेंट या चीफ पिगमेंट। ओके, प्राइमरी पिगमेंट और चीफ पिगमेंट, चीफ पिगमेंट, प्राइमरी पिगमेंट और चीफ पिगमेंट। क्लोरोफिल ए को सब लोग आकर के सलाम ठोकते हैं। क्लोरोफिल बी ने कुछ एनर्जी जो है एक्वायर करी, क्लोरोफिल बी ने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, वो जाके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देगा। शाम को जाके मालिक को सारा का सारा काम बताना है कि भाई मैंने ये किया, ये मैंने इतना पैसा कमाया, ये तुम रख लो। सिमिलरली ज़ैंथोफिल जो एब्जॉर्ब करेगा वो जाकर के क्लोरोफिल ए को देगा, कैरोटीनॉइड जो एब्जॉर्ब करेंगे जाकर के कैरोटी इसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देंगे। तो क्लोरोफिल ए आपका चीफ पिगमेंट कहलाता है।
और बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट कहलाते हैं, बाकी सारे इसके अंडर काम करते हैं, बाकी सारे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं इसके अंदर। ये किंग है, ये बॉस है, राइट? ऑलराइट, तो ये देखो सबसे पहले एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट सम मोर कांसेप्ट्स। अब देखो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब वो स्पेक्ट्रम जो हमें बताएगा कि किसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी। अब देखो ये जो येलो वाला है कैरोटिनॉइड है, तो कैरोटिनॉइड में यहां पे आप 400 से 700 की मार्किंग कर सकते हो। देखो यार यहाँ पे 400 है वेवलेंथ, 400 नैनोमीटर, 500, 600, 700, तो एक बराबर का अगर हम यहां पर बनाए तो ये 400 है, ये जो लाइन खींची हुई है ये 500 है, ये 600 है, ये 700 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 600 है, ये 700 है, लाइन पहले से खींची हुई है एनसीईआरटी ने, सो थैंक यू एनसीईआरटी। यहां पर देखो ये जो ब्लू कलर की चीज है ना, ये क्या है? ओके, दोनों एरो यहां पे गलत लगे हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। दिस इज फॉर क्लोरोफिल ए, बी वाला। ओके, तो यहां पे देखो ये जो है आपका मेन पिगमेंट समझ लो ये वाला है, तो इसकी सबसे बड़ी एब्जॉर्प्शन कहां पे देखने को मिल रही है आपकी? 400 और 500 के बीच, यहां पे कहीं 1/4 पे, यानी 425 के आसपास। तो 425 के आसपास अगर क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट को, तो सबसे ज्यादा आपका वहां पर फोटोसिंथेसिस भी होना चाहिए। 425 के आसपास सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होता है। हुआ? बिल्कुल हुआ, पीक पे है फोटोसिंथेसिस। ये रेट है ना फोटोसिंथेसिस का कि कितना ऑक्सीजन निकला, रेट मतलब अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है यानी एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे मिलते जुलते हैं ना, ये आपको बताया हुआ है, राइट? दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू। यहां क्या बताया हुआ है? क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन बताया हुआ है, क्लोरोफिल ए कितना एब्जॉर्ब किया ये बताया हुआ है, और कितना एक्ट किया, एक्शन किया कितना, ये बताया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज क्लोरोफिल ए दैट आई एम टेलिंग यू एज ऑफ नाउ। देन ये क्लोरोफिल बी है ग्रीन कलर वाला, एंड येलो वाला आपका कैरोटिनॉइड। सो यहां पे क्लोरोफिल ए 425 पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, 425 पे सबसे ज्यादा आपको फोटोसिंथेसिस भी देखने को मिली। सिमिलरली यहां पर क्लोरोफिल ए एंड पे एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पे देखो 400, 500, 600, 700, तो 650 से 660 के बीच में, अब 650 से 660 के बीच में यहां पर देखो सबसे ज्यादा आपका हो रहा है फोटोसिंथेसिस। यानी जब जब क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तब तब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। क्या हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए इसीलिए चीफ है? इसलिए चीप है। अब देखो ये समझने की कोशिश करो, कैरोटिनॉइड यहां पे भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है 550 के आसपास, पर क्या 550 के आसपास रेट बहुत ज्यादा है? नहीं, मतलब कि कैरोटिनॉइड से कोई बहुत खासा फर्क नहीं पड़ता, राइट? क्लोरोफिल ए बी आप देखो, क्लोरोफिल बी यहां पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है 450 के आसपास, जहां पे ठीक ठाक रेट है, और उसके बाद में इसका पीक आ रहा है यहां पर 750 के आसपास, 650 के आसपास, सॉरी, बट उसमें भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी क्लोरोफिल बी भी आपका चीफ पिगमेंट तो नहीं कह सकते, और कैरोटिनॉइड के तो अलग ही पीक बन रहे हैं, तो उसका तो कोई लोचा है ही नहीं। अब यहां पर क्लोरोफिल ए को देखो आप, सबसे ज्यादा यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न भी यहीं पर मिला, फोटोसिंथेसिस भी यहीं पे हुआ, सबसे ज्यादा यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न भी यहीं पे मिला, तो ये चीफ पिगमेंट ही तो होगा, और कोई नहीं हो सकता। सो इन्होंने ये देखा अकॉर्डिंग टू दिस वेवलेंथ कि आपका विबग्योर अगर आप लगाएं तो वेवलेंथ के हिसाब से माना जाता है कि सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में आपका फोटोसिंथेसिस हुआ, और ये पहले ही आपके इंगलमैन साहब ने प्रूव कर दिया था। विजिबल लाइट को यहां पर हम यूज करते हैं, और विबग्योर के ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा आपका ये काम होता है। क्लोरोफिल आपका मेजर पिगमेंट है, जिसे चीफ पिगमेंट भी कहा जाता है। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड को एक्सेसरी पिगमेंट कहा जाता है। ये सारे जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं ये काफी बार फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी क्लोरोफिल ए को बचाते हैं। यानी मैंने क्या कहा, क्लोरोफिल ए आपका सबसे शानदार है, सबसे सेंटर पे पाया जाता है। क्लोरोफिल बी भी कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्लोरोफिल ए को लाके दे रहा है, कैरोटिनॉइड भी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको लाके दे रहा है, ज़ैंथोफिल भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको लाके दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, क्लोरोफिल ए पे समझ लो किस दिन स्कॉर्चिंग सन है, बहुत ज्यादा सनलाइट आ गई, तो क्लोरोफिल ए की तो बैंड बच जाएगी। अगर उस पर इतनी एनर्जी आ गई तो क्लोरोफिल ए ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी, सिंपली अगर कहा जाए तो पत्ता काम नहीं कर पाएगा। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है। ये आपस में पोशंपा खेलते रहते हैं। एक क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल ने दूसरे क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी, तीसरे को दे दी,
चौथे को दे दी। ये क्या करते रहते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं और एनर्जी भी, क्योंकि एनर्जी जब वेस्ट होती है तो हीट के फॉर्म में लॉस होती रहती है। ये टाइम पास कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को नहीं दे रहे हैं कि मालिक की कहीं डेथ ना हो जाए, ये आपस में ही खेले जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने एनर्जी को चैनलाइज कर दिया और डैमेज से क्लोरोफिल ए को बचा लिया, कोई डैमेज नहीं होने दिया। इसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो हो सकता था जो कि नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द समझदारी ऑफ अ लॉट ऑफ पिगमेंट्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्लोरोफिल में आखिर या क्लोरोप्लास्ट में आखिर लाइट रिएक्शंस कैसे होती हैं, ग्रेना का क्या काम है, पिगमेंट कहां मौजूद होते हैं, कितनी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे कैसे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे इन द कमिंग लेक्चर। सो आई होप दैट यू गॉट दिस वीडियो वेरी वेल। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, ईमानदारी से आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। हमारी टेस्ट सीरीज गाइस लॉन्च हो चुकी है। अगर आप हमसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस का एक अच्छा ट्रैक रखना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली बायोलॉजी का वीडियो कोर्स हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का, या एक कंबाइंड वीडियो कोर्स हो, देन यू आर मोर देन वेलकम। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप लोग जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को आपको इसके लिए ज्वाइन करना होगा। सो सर्च फॉर मार्क्स अप लर्निंग एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, वहां सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। यहाँ पे हमारे काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स भी हैं जिनका प्राइस फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज। आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि रेदर देन स्क्रॉलिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम, यू कैन स्क्रॉल द मार्क्स अप लर्निंग एप्लीकेशन, और बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर पाएंगे और हर स्क्रॉलिंग के साथ आपके मार्क्स में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इस चैप्टर के कंप्लीट होने पर, यानी 3 लेसन्स के कंप्लीट होने पर, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने हस्तलिखित नोट्स, जिससे कि आप लोग बेहतर तैयारी कर पाए, इन नोट्स का प्रिंट ले पाए और एनोटेटेड नोट्स से अपनी एनसीईआरटी को और बेहतर बना पाए हाईलाइट करने के बाद। So I wish you all the luck. Thank you so much for joining this session. If you found this video beneficial, you can share my lesson to all of your friends. That would be really a great help. And thank you so much for supporting me out. I'll surely be catching you up in next lecture where we would be discussing about the light reactions. So शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं अगले सेशन के अंदर।